हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के प्रश्न उत्तर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप पहले वो वीडियो देखें, फिर ये वाला वीडियो देखें तो ये प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे जैसे मैंने बताया था, जो मानव निर्मित रेशे हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। कुछ रेशे क्या जो प्राकृतिक नहीं होते, यही भाषा लिखी, बल्कि मानव निर्मित होते हैं, इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। ये रेशे बड़ी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें हम बहुलक कहते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक आदि संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। अब अपन दूसरे प्रश्न पर आते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करना। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है। क्यों नहीं है? अपन ने पढ़ा था, एक काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि रेयन को अपन कृत्रिम रेशा भी कहते हैं और एक काष्ठ लुगदी से बनता है। और रेशम के कपड़े सभी को अच्छे लगते हैं, पर प्योर जो रेशम होता है वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि रेशम अपन को किससे प्राप्त होता था? पहले 6th और 7th में भी आपने पढ़ाया और मैंने चैप्टर में भी समझाया है कि रेशम जो है रेशम कीड़े से प्राप्त होता है। तो रेयॉन एक कृत्रिम रेशा होता है, ये रासायनिक पदार्थों से और आकाश लुगदी से प्राप्त होता है। और ये सस्ता भी रहता है और सभी रंगों में उपस्थित रहता है, इसलिए ये सही है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 खाली स्थान है। संश्लेषित रेशे, अभी अपन ने बताया था, मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। जो संश्लेषित जो रेशे हैं, सिंथेटिक जो फाइबर हैं, कच्चे माल जो कच्चे माल से बनते हैं, जो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं या कोयला से बनते हैं, जैसे नायलॉन कोयला वायु से मिलकर बनता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? जो कच्चे पदार्थ जिनसे बना होता है उसे पेट्रो रसायन कहते हैं। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक पॉलीमर मैंने बताया था। पॉलीमर क्या होता है? बहुलक, जो कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती। अब अपन प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताओ जो नायलॉन रेशों को प्रबलता दर्शाती है। नायलॉन एक मजबूत रेशा है। नायलॉन का उपयोग पैरासूट, चट्टानों में चढ़ने की रस्सी, मछली पकड़ने के जाल, सीट बेल्ट आदि में किया जाता है। इसका धागा लचीला और हल्का होता है, स्टील के तार से भी मजबूत होता है। पैरासूट आप जानते ही होंगे, चट्टानों में चढ़ने वाली रस्सी, मतलब नायलॉन बहुत एक मजबूत रेशा होता है। अगला है प्रश्न नंबर 5। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग अपन को बताना, मतलब अपन प्लास्टिक के ही उपयोग क्यों करते? तो सबसे पहला क्या है, प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं वो हल्के वजन के होते हैं, उन्हें संभालना आसान होता है। अन्य पात्रों की तुलना में प्लास्टिक के पात्रों का जो मूल्य होता है वो भी कम होता है। लोहा और स्टील के जो बर्तन है वो महंगे आते हैं, प्लास्टिक के उससे सस्ते आते हैं। प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं मजबूत होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं और ये टिकाऊ होते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? वे प्लास्टिक जो आसानी से गर्म करने पर खराब हो जाते हैं और आसानी से मोड़े जा सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। वे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर एक बार जिस सांचे में डाल दिए, एक बार उसी सांचे में ढल जाते हैं और नए गर्म करने पर कैसे नरम भी नहीं होते, जिन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के ही उदाहरण हैं। इसमें बेकेलाइट और मेलावाइन थर्मोसेटिंग के उदाहरण। इसका उपयोग खिलौने, कंघी, विभिन्न प्रकार के पात्रों में किया जाता है, जबकि बेकेलाइट का प्रयोग विद्युतीय स्वच्छ विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग फर्श, टाइल्स, ऊष्मारोधी बर्तन आदि बनाने में। ये ऊष्मारोधी मतलब वे बर्तन जो गर्म नहीं होते, पिघलते नहीं, जैसे अपने आपने देखा हो कुकर का हैंडल या चाय बनाने का हैंडल, ये सब कैसे होते हैं? इसी प्लास्टिक के बने होते हैं। ये वही क्वेश्चन फिर आ गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्या क्यों बनाए जाते हैं? डेगची के हत्थे, ब्लेस, तो वही रीजन है जो भी पढ़ना। थर्मोसेटिंग क्या होती है? गर्म करने पर नरम नहीं होती। जैसे मेलामाइन ये अग्निरोधक होता है, प्लास्टिक की तुलना में बेहतर गर्मी
सहन कर सकता है, जैसे डेगची के हत्थे बनाने में प्रयोग होता है। ऐसी बैकेलाइट भी गर्मी और विद्युत का कुचालक होता है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक प्लग आदि बनाने में किया जाता है। बैकेलाइट से बनते हैं विद्युत के स्वच्छ, और मेलामाइन से क्या बनते हैं, डेगची के हत्थे बनते हैं। प्रश्न नंबर अपन 8 पे आते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किया जा सकता है और पुनः चक्रित नहीं किए जाए। कुछ पदार्थ दिए हैं, अपन को अलग अलग करना है, पुनः चक्रित वाले और पुनः नहीं चक्रित वाले। जैसे प्लास्टिक खिलौने, है ना, ये सामग्री, थैले, बॉल पॉइंट, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के, प्लास्टिक की आवरण, विद्युत आवरण बाहर वाला, प्लास्टिक की कुर्सी, इनको क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रित कर सकते हैं। मतलब ये सब कैसे है, थर्मोप्लास्टिक। अपन ने अभी पढ़ा था कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो गर्म करने पर पिघल जाते हैं, मतलब इन्हें अपन नए रूप में ले सकते हैं, इन्हें पुनः चक्रित कर सकते हैं। जैसे अपनी बाल्टी ख़राब हो गई तो इसे पिघला के फिर दोबारा से दूसरी नया जो भी आपको बाल्टी बनानी है या कुर्सी बनानी है वो अपन बना सकते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक होता है। और टेलीफोन उपकरण, कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिकल स्विच, इन्हें अपन पुनः चक्रित नहीं कर सकते, ये थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, संश्लेषित। सलाह देनी है अपन को। राणा को, जो प्रश्न थोड़ा कट गया है बच्चों, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी है या संश्लेषित, राणा को सलाह दीजिए। ये राणा है, राणा को सलाह दीजिए। आप किताब में देख लेना है प्रश्न। राणा को ग्रीष्म काल के लिए सूती कमीजें खरीदने की सलाह दी जाती, क्योंकि सूती जो कमीजें होती क्या करती हैं, पसीने को अवशोषित करती हैं, पसीने का वाष्पीकरण करने में भी सहायता करती हैं, हमारा शरीर भी इससे ठंडा रहता है। और संश्लेषित जो कमीजें होती पसीने को अवशोषित नहीं करती और गर्मियों में पहनने पर बहुत असहज महसूस करते हैं। मतलब संश्लेषित जो मानव निर्मित कमीजें आपने देखा होगा, जो चिकनी पॉलिस्टर की जो कपड़े, उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है, और सूती कपड़ों में अपन को गर्मी नहीं लगती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। हम प्लास्टिक पात्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों और अन्य सामग्री को संग्रहित कर सकते हैं। रसायन पात्र से अभिक्रिया नहीं करते, क्रियाशील नहीं होते, निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है जो नॉन स्टिक कुकवेयर के निर्माण के लिए कोटिंग के रूप में किया जाता है, जिसमें अपने डोसे बनते हैं ना, डोसे में तेल मेल नहीं चिपकता, टेफ्लॉन की उस पर परत चढ़ी रहती है। जो बाज़ार में जो तवा मिलते हैं ना, जिसे नॉन स्टिक तवा बोलते हैं, उसमें क्या तेल नहीं चिपकता, उससे डोसे बहुत अच्छे बनते। बैकेलाइट गर्मी और विद्युत का कुचालक है, इसका उपयोग बर्तनों के विद्युत स्वच्छ हत्थे बनाने में किया। बैकेलाइट कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इसको एक बार जिस रूप में जिस सांचे में डाल देते हैं उसी सांचे में रहता है और गर्म करने पर नरम नहीं होता। मेलामाइन का भी यही है, फर्श टाइल्स बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब प्लास्टिक की जो प्रकृति है असंक्षारक, मतलब ये कभी नष्ट नहीं होती, इसे अपन पुनः चक्रित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है प्रश्न नंबर 11। क्या दांत साफ करने के लिए ब्रश के हैंडल और स्क्रू ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के होने चाहिए? उत्तर है दांत साफ करने के लिए ब्रश के ब्रिस्टल को नरम सामग्री से बनाना चाहिए ताकि मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। हैंडल कठोर सामग्री से बना होना चाहिए ताकि एक मजबूत पकड़ दे सके, इसलिए ब्रिस्टल नायलॉन फाइबर से बने होते हैं जो मजबूत, लोचदार, चमकदार, हल्के, वजन संभालने में आसान होते हैं। और हैंडल कठोर प्लास्टिक से बना होता है क्योंकि ये मजबूत, टिकाऊ और गर्मी का कुचालक होता है। ब्रिस्टल जो होते हैं ना, ब्रिस्टल फाइबर से बने होते हैं, है ना, ये मजबूत होते हैं, लोचदार। मतलब ब्रिस्टल मतलब जो अपन जो ब्रश होता है दांत साफ करने के ब्रश के ब्रिस्टल जिसको अपन पकड़ते हैं, है ना। और ब्रश जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, नरम सामग्री से बनते हैं, जो जैसे मसूड़ों को नुकसान नहीं हो। लेकिन जो हैंडल होता है जिससे अपन पकड़ देते हैं वो मजबूत होता है। हैंडल जो कठोर प्लास्टिक से बना मजबूत, टिकाऊ और गर्मी का कुचालक होता है। गर्मी का कुचालक मतलब पिघलता नहीं है। मतलब जो बाहर जो अपन पकड़ते हैं जिससे ब्रश करते हैं वो कठोर भी होता है, मजबूत भी होता है, और ऐसा नहीं है गर्म करने पर धूप पर रखा तो पिघल जाए, ये भी नहीं है। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन को सलाह दीजिए। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं अपन। प्लास्टिक के उपयोग से बचिए क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक, इसके रीजन है, प्लास्टिक अपघटित होने में बहुत समय लेता है,
प्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल नहीं, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पर्यावरण में प्लास्टिक अगर अपन जलाएंगे तो जहरीला धुआं आएगा, जिससे वायु प्रदूषण हो सकता है। शहरों में अक्सर जानवर कचरे में मौजूद प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को ये खराब कर देता है, यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण होता है। मिट्टी में बचे प्लास्टिक के कारण ही मृदा प्रदूषण होता है। जल में निकले प्लास्टिक के थैले जलीय जीवन के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ नालियाँ और सीवेज पाइपों को बंद कर देती, जिससे बहुत परेशानी। कुल मिला के ये बात है कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तो है, पर हमें जहाँ तक संभव हो इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी कई रीजन है। एक तो प्लास्टिक को अगर अपन करेंगे तो उसको अपघटित होने में काफ़ी समय लगता है ना। और आजकल आपने देखा होगा, कहते हैं कि प्लास्टिक थैलियों का यूज नहीं करें, थैलियों में वो अपन सकरा ना फेंकें। तो गाय खा लेती, जैसे गाय या जानवर खा लेते हैं वो, तो क्या होता है उनका पाचन तंत्र श्वसन तंत्र वो फंस जाती है और वो मृत्यु को कारण बनता है। एक नदियों में फेंक देते, नदियों में जो जलीय जंतु हैं उनके लिए हानिकारक होता है। तो ये कई पॉइंट हैं। प्लास्टिक अगर अपन जलाते हैं तो आपने देखा होगा, कभी आपने पॉलीथीन जलाई होगी तो एक जहरीली गैस निकलती है, जिससे अपना वायु प्रदूषण होता है और अपन को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और आजकल वैसे भी इस पर बहुत ज़्यादा अभियान चलाया जा रहा है कि प्लास्टिक पॉलीथीन का कम से कम हम लोग प्रयोग करें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 पर मैचिंग है। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर में समझाया है। तो पॉलिएस्टर क्या होता है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, प्रेस करने की आसानी नहीं रहती है ना, प्रेस करने की आवश्यकता नहीं रहती और ये आसानी से धुल जाते हैं और विभिन्न रंगों में उपस्थित होते हैं। मैचिंग के आधार पर देखें, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। टेफ्लॉन क्या होता है? ना चिपकाने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन अभी मैंने समझाया था। टेफ्लॉन पे जो नॉन स्टिक जो तवा होते हैं उस पर इस टेफ्लॉन की परत चढ़ी रहती है, जिससे तेल चिपकता नहीं है। रेयॉन को अपन बोलते हैं कृत्रिम रेशम, एक काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन क्या होता है? पैरासूट, मोजा और रस्सी बनाने में नायलॉन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। थोड़ा बच्चों ये पॉलिएस्टर का यहाँ कोई गड़बड़ है, आप बुक में देखना। मैंने पॉलिएस्टर को तो मैंने आपको समझा दिया। पॉलिएस्टर क्या होता है, पहला पॉइंट है प्रेस करने की आवश्यकता नहीं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं ना, धोने में आसानी रहती है। लेकिन ये पॉइंट यहाँ मैच नहीं करता, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ता, आसानी से बल। तो इसको जरा आप किताब में देखना, थोड़ा कंफ्यूज है यहाँ पर। फिर अगला है प्रश्न नंबर 14। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो संश्लेषित रेशा मैंने आपको बताया था। संश्लेषित रेशा एक मानव निर्मित रेशा होता है। ये किससे बनता है? रासायनिक पदार्थों से बनता है। और जिन कच्चे पदार्थों से बनता है जिसे अपन क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। अब संश्लेषित जो रेशा होता है, मानव निर्मित रेशा होता है, ये रेशे पेट्रोकेमिकल से, वो आ गया पेट्रोकेमिकल का अर्थ है पेट्रो रसायन, है ना। रसायन को इन्हें इंग्लिश में कर दिया केमिकल। कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई, जानवरों को मारने की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो कृत्रिम रेशे हैं ये पेड़ और जंतुओं की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि अभी अपन ने जो प्राकृतिक रेशे पढ़े थे, तो प्राकृतिक रेशे में रुई पढ़ी थी। रुई किससे प्राप्त हो रही थी? कपास के पौधे के बीज से, है ना बच्चों। और जो जूट प्राप्त हो रहा था पटसन पौधे के तने से। तो ये पादप रेशे थे। और जांतव रेशे में रेशम जो प्राप्त हो रहा था रेशम के कीड़ों से प्राप्त हो रहा था। और जो ऊन जो प्राप्त हो रही थी तो ये भेड़ के बालों, ऊँट के बाल से, है ना, ये प्राप्त हो रही थी। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ा था? पेड़ों की आवश्यकता हो रही थी और जानवरों की आवश्यकता हो रही थी। लेकिन ये संश्लेषित जो रेशे होते हैं इनमें हमें ना पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है और ना ही जानवरों को मारने की आवश्यकता है, जिससे हमारा प्राकृतिक वातावरण संरक्षण कर सकते हैं। संश्लेषित रेशों का निर्माण वास्तव में वनों में संरक्षण में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न नंबर जो अभी मैंने देखा है, ये प्रश्न नंबर 13, ये है कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। माने आसानी से, मतलब आसानी से बल मतलब अपनी ताकत नहीं पड़ती, आसानी से धो लेते हैं अपन इनको, मतलब अपन को मेहनत नहीं करना पड़ती, इसका अर्थ ये है। ठीक है बच्चों।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 15, लास्ट है। प्रदर्शित करते हुए क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो अभी अपन ने पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो गर्म करने पर पिघल जाते हैं ना। तो थर्मोप्लास्टिक का इसमें एक प्रयोग करके बताया, चित्र देखो। थर्मोप्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा लो, उसे विद्युत परपथ से जोड़ देते हैं। परपथ में थर्मोप्लास्टिक का टुकड़ा जोड़ने पर परपथ में धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। बल्ब प्रकाशित नहीं होता, ये वाला धारा प्रवाह इसमें नहीं हो रही है। किस वाले में? इसमें। एक मिनट बच्चों, ये धारा प्रवाह नहीं हो रही। किसको जोड़ा अपन? थर्मोप्लास्टिक को। थर्मोप्लास्टिक के स्थान पर विद्युत चालक का टुकड़ा लगाने पर धारा प्रवाह बना रहता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक। ये थर्मोप्लास्टिक, इसमें अपने विद्युत चालक लगाया, तो बल्ब जलने लगा। जैसे ही हमने थर्मोप्लास्टिक लगाया तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती? पिघल जाती है। सो वो वहाँ बिजली का जो धारा का जो प्रवाह है वो नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जल रहा है। इसमें बल्ब जल रहा है। और विद्युत चालक मतलब क्या? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग जो विद्युत चालक में जैसे अपने लोहा, विद्युत चालक जो क्या होते हैं? जो अपने में धारा जाने देते हैं, जैसे लोहा है ना, लोहे धातु की बनी चीज़। और थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? कुचालक होती है, अपने में से धारा प्रभावित नहीं होने देती है। लेकिन थर्मोसेटिंग क्या होती है? थर्मोसेटिंग जो विद्युत स्विच बने होते हैं वो भी कुचालक ही होते हैं ना। तो अपन को करंट लगता है ना, जो स्विच है अपन ने लाइट जैसी चालू की तो अपन को करंट होने का डर है, तो वो भी विद्युत का ही कुचालक होता है। बस अंतर इतना है कि जैसे ही अपन ने से लाइट चालू की या प्रेस, तो वो प्लग गर्म नहीं होते और वो पिघलते नहीं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में वो ये बता रहा है कि थर्मोप्लास्टिक से विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे ही हम कोई विद्युत चालक लगाते हैं तो धारा का प्रवाह होने लगता है और बल्ब जलने लगता है। बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।